हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पैसिव वॉइस के इस्तेमाल को बताऊंगा। आप किस प्रकार से और कितनी आसानी से पैसिव्स का यूजिंग सीख सकते हैं और कहाँ-कहाँ किस-किस कंडीशन में आप पैसिव्स को जान सकते हैं कि इसका पैसिव बनेगा किसका नहीं बनेगा। वो सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, आप अंत तक बने रहें, अंत तक जाएंगे तो ही समझ पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर एक जनरल पैसिव वॉइस के वीडियो लेक्चर की तरह नहीं है। आज मैं आपको पैसिव्स के बारे में तो बतलाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको आज यहाँ पर पैसिव की उन चीजों के बारे में बताऊंगा, उन बारीकियों के बारे में बताऊंगा जो कि शायद इसके पहले आपको पता होंगी। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पैसिव वॉइस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आप परफेक्टली पैसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, देखें और पूरा वीडियो लेक्चर देखें, और यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो लेक्चर। दैट नेम इज यूज ऑफ पैसिव या व्हाट इज पैसिव। तो गाइस, सबसे पहले हम पैसिव स्टार्ट करें उससे पहले आप बोर्ड पे देखें। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ एक्टिव वॉइस, सेकंड इज अ पैसिव वॉइस। आप अच्छे से जानते हैं पैसिव दो प्रकार से होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो आप जब पैसिव में बात करें तो एक्टिव में और पैसिव में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बातें तो वही रहती है लेकिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। वो आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं आपको एक्टिव वॉइस से बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैंने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर सारे एक्टिव वॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक के मेरे सारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है टेंस के नाम से, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर एक सीरीज में अवेलेबल हैं। तो वहां से जाकर आप पूरे एक्टिव वॉइस का फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस, वॉइस जैसे मैंने बताया दो प्रकार की होती है, तो मैं आपको एक्टिव वॉइस से ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। अब आपको मैं आज पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। पैसिव वॉइस होता क्या है? पैसिव वॉइस कुल मिला के एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बात तो वही होती है जो एक्टिव वॉइस के माध्यम से कहीं बताई जाती है, लेकिन इसको एक बोले जाने का एक नया तरीका, कुछ एक नया स्टाइल जो एडॉप्टेड होता है, वो पैसिव वॉइस के माध्यम से होता है। एज वेल एज पैसिव वॉइस को बहुत ज्यादा आप लिटरेचर में देख पाएंगे, न्यूज़पेपर्स में देख पाएंगे, किसी भी मैगजीन्स में देख पाएंगे। जनरली आपको सबसे ज्यादा जो इन रिटर्न जो पढ़ने में और सुनने में आता है वो मोस्टली पैसिव होता है। एक्टिव चलता है लेकिन मोस्टली जो टेंसेस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जनरली जो वेल नोन पर्सन्स होते हैं जो इंग्लिश का काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, दे प्रेफर टू यूज द पैसिव वॉइस बिकॉज़ पैसिव हैज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। पैसिव मींस अ लॉट दैट, क्योंकि पैसिव हर कोई ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो चॉइस वही होता है जो जनरली किसी को पता ना हो। तो यदि हमें पता वो चले जो अपने आप में यूनिक हो, जो अपने आप में बेस्ट हो, तो फाइनली हम उसी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो पैसिव भी अपने आप में उसी प्रकार के रैंक का चीज होता है कि जिन लोगों को पैसिव बहुत अच्छे से आता है उन लोगों की लैंग्वेज जब कोई सुनता है तो वो अपने आप में एक अलग ही इंप्रेशन और एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि पैसिव जनरली हर कोई के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। पैसिव हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूजिंग वे। तो आज आपको मैं उसी डिफरेंट काइंड ऑफ वे को बताने जा रहा हूं। तो गाइस, जैसे कि आपको क्लियर है कि वॉइस के दो प्रकार, एक्टिव एंड पैसिव। तो पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय क्या होता है? जनरली 99% पैसिव जब आप बनाते हैं तो पैसिव्स को बनाने में आपको प्रत्येक पैसिव की किसी भी कैटेगरी में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ये पैसिव का सबसे बड़ा फायदा होता है। आप कोई सी भी कैटेगरी लें, किसी भी टेंस या स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी लें, आपको सब जगह वर्ब थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। सेकंड थिंग, बाय लगाकर ही सब्जेक्ट लिखा जाता है पैसिव में। आप जब कभी भी किसी भी टेंस स्ट्रक्चर का पैसिव बनाएंगे तो आपको बाय वर्ड कॉमन मिला करेगा, और आपको पूरे पैसिव में कहीं पर भी जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इन दो चीजों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि हर एक कैटेगरी में इक्विवेलेंट चलता है, चाहे वो अफर्मेटिव कैटेगरी हो, चाहे वो लास्ट की क्यू डब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी ही क्यों ना हो। तो गाइस,
और थर्ड फॉर्म बाय, ये अपने आप में बहुत रेयर और बहुत कॉमन इंपैक्ट करता है। सेकंड थिंग, एक बहुत जनरल चीज होती है जो आप जानते हैं, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि आपका सब्जेक्ट पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जो आपके वाक्य में एक्टिव में था वो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बनेगा। तो गाइस ये 3 पॉइंट हैं जो कि प्रत्येक पैसिव को बनाते समय बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। अगेन वर्ब थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, बाय और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो गाइस अब ये बात तो हुई पैसिव को बनाने की जो कि आप जानते थे, लेकिन यदि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ यूनिक पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश हर बार यही होती है कि इफ यू स्टडी फ्रॉम द गाइडेन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल, सो यू शुड नो सम डिफरेंट थिंग व्हिच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो वही मेरा मकसद है। तो ये जो आपका हो गया, जो आप लोगों ने देखा कि पैसिव बनाने में 3 एलिमेंट लगते रहते हैं, चाहे कौन से टेंस स्ट्रक्चर हो। ओके, अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनके आधार पर पैसिव बनता है। पहली बात तो ये कि पैसिव बनता किन चीजों का है। पैसिव बनता किन चीजों का है? क्या हर एक सेंटेंस का पैसिव बनता है? तो मैं बोलूंगा हर एक सेंटेंस का पैसिव तो बने ना बने, लेकिन पैसिव बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या है? कि वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाएगा, वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाएगा, केवल उन्हीं का ही पैसिव आप बना सकेंगे। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनका आप पैसिव नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं प्राय वाक्यों में, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। मान लीजिए आप पैसिव बनाने में आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा? क्योंकि ये आपके एक्टिव वॉइस को रिलेट कर रहा है, ये आपके पैसिव वॉइस को रिलेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आपके एक्टिव वॉइस में एक वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम इज अ सब्जेक्ट और क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। खेलना वर्ब हो गया, राम क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है ना। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट लेकर इधर आऊं, किसमें? पैसिव में, और उसका वाक्य बनाऊं। तो ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, क्रिकेट यहाँ पे था, तो क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो क्या हुआ, आपके वाक्य में जो सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बना। तो मैं यहाँ पे वही बात कह रहा हूँ कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट के प्लेस पे फिट होगा और उसका पैसिव बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है और जिनमें नहीं होता है उन्हें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए ट्रांजिटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है वे ही काम आएंगे, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांजिटिव, वे आपके रूप में यहाँ पे काम नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 सेंटेंस, वह पत्र लिखता है, वह लिखता है, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल के हैं। दोनों का अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ट्रांजिटिव क्या इंट्रांजिटिव। तो वह पत्र लिखता है, हम अंडरलाइन करें, वह सब्जेक्ट, क्या लिखता है? पत्र, दैट्स अ ऑब्जेक्ट, लिखता वर्ब। तो आपके इस वाक्य को जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है इसे ट्रांजिटिव माना जाएगा क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट आया। वह पत्र लिखता है, इसका ट्रांसलेशन होगा जनरली ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है। अब इसकी पैसिव हिंदी बन जाएगी, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, लेटर इज रिटन बाय हिम। तो क्या हुआ, ये है वो ट्रांजिटिव सेंटेंस, यानी वे सेंटेंस चारों कोई से टेंस स्ट्रक्चर से रिलेट करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि अब आपके पैसिव उन्हीं वाक्यों के बनाए जाएंगे जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाएगा, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा यानी इंट्रांजिटिव सेंटेंस, उनका पैसिव नहीं बना सकते हैं, चाहे वो आपके किसी भी उस टेंस स्ट्रक्चर से रिलेशन रखते हो जिनमें पैसिव बनाए जाते हैं। आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जिनमें से 8 टेंसेस के ही पैसिव बनाए जाते हैं, बाकी के नहीं बनाए जाते हैं। तो
मान लीजिए ये दोनों सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल पे ही है, लेकिन यहाँ पर भी क्या मैंने वेरिएशन क्रिएट करा, यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया और यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जैसे कि वहां लिखता है, वहां सब्जेक्ट लिखता वर्ब, अब इसमें कहा है ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो तीन शर्तें हैं पैसिव बनाने के लिए कि वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो यहाँ पर तो पूरी होती है। वहां सब्जेक्ट पत्र ऑब्जेक्ट, तो आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना, लेटर, ये कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है तो ही पैसिव बनने के कायम वो आपका सेंटेंस रहा, वरना ये भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का है, इसके बावजूद भी यहाँ पे इसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्टिव ट्रांसलेशन तो होगा, वहां लिखता है ही राइट्स, लेकिन पैसिव में क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पैसिव के लिए वर्ब शॉर्ट फॉर्म बाय और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, तो आप इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर समझाऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी सेंटेंस टेंस स्ट्रक्चर को पकड़ सकेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। देखिए इनट्रांजिटिव में तो नहीं बनना है, वो हम लोगों ने देख लिया। ट्रांजिटिव में लेकिन 5 कंडीशंस होती हैं जिनको यदि आप लोगों ने बाय हार्ट कैप्चर कर लिया तो आप कभी भी किसी भी पैसिव को बनाने में गलती नहीं करेंगे। सो लेट्स सी कौन कौन सी ट्रांजिटिव कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें अलग अलग प्रकार से ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके आधार पे हम पैसिव बना सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं वो कंडीशन जिसके आधार पे मैंने आपसे कहा था कि किन किन ट्रांजिटिव सेंटेंस को आप पहचान के पैसिव में बना सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि यदि आपको मान लो ट्रांजिटिव सेंटेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट चुनने में आपको जो सबसे ज्यादा मदद करेगा तो वो ये 5 चीजें हैं जो आपको बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला जैसे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि वे ट्रांजिटिव सेंटेंस जिनका आप पैसिव बनाना चाहते हैं उनमें आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाजू में आना चाहिए, जस्ट लगा हुआ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट में आपने प्ले के जस्ट बाजू में क्या देखा है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्योंकि इनका आजू बाजू में कोई सा भी अदर वर्ड नहीं आया है, वर्ब के जस्ट बाजू में आपका क्रिकेट वर्ड आया है। तो ये बना आपका एग्जांपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, यानी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट में ही प्लेस क्रिकेट आपके सामने ये रहा। गाइस अब आप देख पा रहे हैं जैसे प्ले में आपने एस लगाया तो आपने कैसे एस लगाया, आप कहां का ईएस और आईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए आप मेरा यूज ऑफ एस ईएस आईएस वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत खास है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी एक वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, उन्हें आप बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि तभी आप इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में कहां पे एस, कहां पे ईएस, कहां पे आईएस, कहां पे कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है उनको आप बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। तो इन सबको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करें। तो पहली कंडीशन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही प्लेस क्रिकेट। जैसे कि मैं और एग्जांपल्स आपको बोल के बताऊं, वहां क्रिकेट खेलता है ही प्लेस क्रिकेट, वहां गाना गाता है ही सिंग्स सॉन्ग, माँ खाना बनाती है मदर कुक्स फूड या मदर प्रिपेयर्स फूड, सर हमें पढ़ाते हैं सर टीचर्स अस। तो ये सारे क्या हो रहे हैं? आपके ट्रांजिटिव सेंटेंस हैं, और ट्रांजिटिव सेंटेंस होने के साथ साथ इन सभी में कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की, यानी आप पैसिव बनाना चाहें तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप उनका पैसिव बना पाएंगे, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पैसिव के लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है ना? गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वर्ब प्लस दिस ऑब्जेक्ट दैट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको पैसिव बनाना है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कुछ आ सकता है तो वो है दिस और दैट, और दिस और दैट के द्वारा आप उसको पैसिव बनने लायक मानेंगे। तो ट्रांजिटिव सेंटेंस से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एग्जांपल लिखा है दे डू दिस वर्क, दे डू दिस वर्क, इसका पैसिव बनेगा। और एग्जांपल जैसे कि राधा यह काम करती है, राधा डज दिस वर्क। हमने डू में क्या लगाया? ईएस। कैसे लगाया? आप इस लेक्चर में जाकर पता करें। तो राधा यह काम करती है, राधा डज दिस वर्क। नेक्स्ट अगली कंडीशन में जाएं, वर्ब प्लस पॉसेसिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको अब यदि पैसिव बनाना है तो थर्ड पॉइंट पे आप वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एक
पॉसेसिव को देख सकते हैं, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में देखो वर्ड आएगा तो वो पॉसेसिव भी होगा, ये भी एप्लीकेबल है और ये भी। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आप पॉसेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वी डू आवर वर्क, हम हमारा काम करते हैं। तो आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आर यानी पॉसेसिव वर्ड आया। और एग्जांपल जैसे कि मैं मेरा काम करता हूं, आई डू माय वर्क, आई डू माय वर्क। क्या तुम तुम्हारा काम करते हो? डू यू डू देयर वर्क, डू यू डू देयर वर्क। तो इन सभी एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसे आप किसी एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पैसिव बनाने के लिए कामयाब है, तो वो आया पॉसेसिव। तो हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। गो टू द 4th नंबर पॉइंट, वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कुछ आएगा तो वो हो सकता है आर्टिकल, यानी आप वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आर्टिकल लें तो भी पैसिव बनाने के लिए वो एलिजिबल है। जैसे कि आपने देखा शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वहां एक पत्र लिखती है, हमने यहाँ पे ए का इस्तेमाल करा जो कि आर्टिकल में से लिया गया है। ठीक है गाइस, गो टू द लास्ट कैटेगरी, वर्ब प्लस एट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे इसका मीन हुआ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आप पैसे बनाना चाहें तो ऐड वर्ड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनता है जैसे कि रोहित नॉट एट द डोर, रोहित नॉट एट द डोर, तो एट आया है वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। और एग्जांपल जैसे कि वे मुझ पर हंसते हैं, दे लाफ एट मी, दे लाफ एट मी, वह मुझे घूर के देखता है, he stares at me, he stares at me। तो क्या हो रहा है, आपके वाक्य में यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एट वर्ड का, एट प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हो रहा है जो कि पैसे बनाने के लिए फिट है। तो गाइस, मैंने आज आपको यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से पर्टिकुलर किसी टेंस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताई है जो कि आपके पैसे को बनाने के लिए काफी मददगार है। वो किस रूप में मददगार है कि आप ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, और इंट्रांजिटिव यानी वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं पाए जाते हैं। तो ट्रांजिटिव सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं जिसका आधार पे आप पैसिव बनाने में और पैसिव को इजीली ट्रांसलेट करने में मदद करें, तो वो ये 5 कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और भी हैं, लेकिन अभी आपके लिए ये बेस्ट है, तो आप इसमें जरूर ध्यान दें, इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करके रखें, क्योंकि आपको पैसिव में सबसे ज्यादा काम आएगा जब हम पैसिव उठाएंगे, चाहे किसी भी टेंस का, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर्स का, तो ये कंडीशन बार बार रिपीट होगी। तो अगर आपको याद है कि वर्ब के जस्ट बाजू में ऑब्जेक्ट तो पैसिव बन सकता है, वर्ब के जस्ट बाजू में दिस एंड दैट तो भी वो कैपेबल है पैसिव बनने के लिए। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में पॉसेसिव, आर्टिकल और एट, तो इस प्रकार से ये सब चीजें पैसिव बनाने के लिए काफी मददगार होती हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। यदि पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल नेम रहेगा द पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सब चीजें मैं आपको फिर से द पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाऊंगा, और जो प्रेजेंट सिंपल आप लोगों ने पहले पढ़ा है एक्टिव वॉइस में, आप उसको फिर से देख लें और आप फिर मेरा पैसिव को देखेंगे, पैसिव वाली वीडियो को देखेंगे, तो आपको काफी मदद मिलेगी। So guys, thanks for watching this video. Keep on watching. Please be continue your study very well. Thank you.